किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैथ की रीजनिंग का पार्ट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपके सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें आपके लॉजिक को चेक किया जाता है। इसमें पता किया जाता है कि आप क्वेश्चन को किस तरह से देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शालिनी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं रीजनिंग के कई सारे क्वेश्चन, जैसे कि काउंटिंग फिगर्स है, मिरर इमेज, वाटर इमेज के क्वेश्चन है, रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, और इन सभी को हम सॉल्व करना सीखेंगे बहुत ही कम समय में। तो वीडियो लेंथी हो सकता है बट इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत काम आएगा, तो जरूर देखिएगा लास्ट तक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मिरर इमेज और वाटर इमेज के क्वेश्चंस। तो पहले हम देखते हैं मिरर इमेज के। देखो, आप जब मिरर के सामने खड़े होते हो तो आप मिरर में अपना जो इमेज है वो कैसे देखते हो? आप बिल्कुल वैसे ही दिखाई देते हो जैसे कि आप हो। ऐसा तो नहीं है कि आपके जो है पैर ऊपर और सिर नीचे दिखाई देता हो। मिरर में ऐसा तो नहीं होता है, आप उल्टे तो नहीं दिखाई देते हो। लेकिन जो चेंज होता है वो होता है लेफ्ट साइड और राइट साइड का। जो लेफ्ट साइड है वो हो जाता है राइट साइड और जो राइट साइड है वो बन जाता है हमारा लेफ्ट साइड। तो मिरर इमेज में बस इतना ही अंतर होता है, टॉप और बॉटम में कोई भी चेंज उसमें नहीं होता है। आप जैसे हो वैसे ही दिखाई देते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट जैसा है वैसा ही दिखाई देगा, लेकिन सिर्फ उसका लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट चेंज हो जाता है। तो मिरर इमेज के लिए समझने के लिए एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ पर एक स्क्वायर बना हुआ है जिसके अंदर लिखा हुआ है एक्स एंड एल। अब मैंने आपसे कहा कि इसका लेफ्ट राइट चेंज नहीं, लेफ्ट राइट चेंज होगा, टॉप एंड बॉटम चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो स्क्वायर तो एज इट इज स्क्वायर ही रहेगा जैसा कि बना हुआ है। ये है हमारे पास राइट में, तो ये अब हो जाएगा लेफ्ट में लेकिन उल्टा। ठीक है, ये है हमारे पास लेफ्ट में, तो ये अब चला जाएगा राइट में। ठीक है, तो इस तरह की पोजीशन कहां पर है? देखो, इस तरह की पोजीशन है हमारी ऑप्शन 3 में। सो ऑप्शन 3 है इस क्वेश्चन का, इस फिगर का करेक्ट आंसर, कि उसकी मिरर इमेज इस तरह से बनेगी। आगे आने वाली स्लाइड्स में, आगे आने वाले वीडियो के पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से अल्फाबेट कैसे दिखाई देते हैं मिरर इमेज में और वाटर इमेज में। कौन से ऐसे अल्फाबेट्स हैं जिन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप वाटर में देख लो चाहे मिरर में देख लो, वो हमेशा एक जैसे ही दिखाई देते हैं। तो वीडियो मैं इसीलिए आपसे कह रही हूँ कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत काम आएगा आपके। ठीक, तो ये तो हो गई मिरर इमेज की बात, जिसमें टॉप बॉटम चेंज नहीं होता, सिर्फ लेफ्ट और राइट चेंज होता है। और इसके जस्ट अपोजिट होता है हमारा वाटर इमेज, जिसमें लेफ्ट और राइट चेंज नहीं होगा, लेफ्ट लेफ्ट ही रहेगा, राइट राइट ही रहेगा, लेकिन टॉप और बॉटम जो है वो आपका चेंज हो जाएगा। तो बस आपको वाटर इमेज और मिरर इमेज में बनाते समय सिर्फ इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है कि चाहे कैसा भी फिगर हो, आपको ध्यान देना है कि वो मिरर इमेज है कि वाटर इमेज है, और आपको लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम पे सेट करना है कि वो चेंज होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो वाटर इमेज के लिए भी एक एग्जांपल हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखो, यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है, एक छोटी सी बर्ड बनी हुई है। ये जब अपने आप को वाटर में आप इसका इमेज देखोगे तो कैसा दिखाई देगा वो हमको यहाँ पर बताना है। ठीक, तो देखो, ये है हमारे पास बर्ड। ठीक है, ये वाटर में जब अपना इमेज देखेगी तो इसका लेफ्ट और राइट चेंज नहीं होगा। ठीक, लेफ्ट और राइट एज इट इज रहेगा, सिर्फ टॉप और बॉटम चेंज होगा। तो जिस भी ऑप्शन में लेफ्ट और राइट में इसकी जो पीक है, इसकी जो चोंच है, अगर दूसरे तरफ कर दी गई है, यानी कि इस तरफ कर दी गई है, वो ऑप्शन गलत है। यानी कि ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 ये दोनों रॉन्ग है, क्योंकि इसका लेफ्ट राइट चेंज नहीं होगा। हमारे पास बचे ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3। तो डेफिनेटली जो इसका सिर है वो नीचे की तरफ आएगा। ठीक, जब ये उल्टा हो जाएगा तो ये बनेगा इस तरह से। ठीक, इधर पे इसका ओके सर्कल, दिस इज पीक, दिस वन, एंड हियर इज द आई। ओके, अब ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 में क्या डिफरेंस है? देखो, ऑप्शन 1 में इसकी जो आईज है ऊपर हेड के पास है, लेकिन ऑप्शन 3 में जो आई है वो नीचे, जो बॉटम पार्ट है उसका उधर पर है। तो आंख तो कभी भी नीचे की तरफ नहीं होती है और फिगर में भी नहीं है। आप देखो, फिगर में भी आंख ऊपर की तरफ ही है। तो इसमें ऑप्शन 1 जो है वो होगा हमारा करेक्ट आंसर, बिकॉज वो एग्जैक्ट वैसा ही दिखेगा
वाटर इमेज में, जैसा कि ऑप्शन 1 में दिखाया गया है। मिरर इमेज और वाटर इमेज के क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको कौन सी चीजें हैं जिनको हमेशा याद रखना है, वो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है, जो मिरर है या फिर जो पानी की लेयर है, उसके पास जो होता है, उसके पास जो पार्ट होता है, वही पार्ट इमेज में भी उसके पास होता है। देखो, जो मैं बोल रही हूँ वो समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक मिरर इमेज लिया, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये वाटर इमेज और मिरर इमेज दोनों के लिए है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे रही हूँ फिलहाल मिरर इमेज का, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल है और सर्कल में हमारे पास अल्फाबेट्स लिखे हैं, जैसे ये ए है, समझो बी है, सी है और डी है, ठीक है। अब देखो, मिरर के सबसे क्लोज कौन सा अल्फाबेट है? मिरर के सबसे क्लोज ए है ना, तो जब इमेज बनेगी तो इमेज में भी ए इसी तरफ ही रहेगा, इमेज में भी ए इस तरफ ही रहेगा, ठीक है। ये जो बी है वो इस तरफ ही रहेगा, ठीक। सी और डी, इनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, सिर्फ लेफ्ट और राइट की पोजीशन चेंज हो जाती है। ये मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में भी बताया था, ठीक है। तो ए पास में है, मिरर के पास है ये, तो ये इसमें भी मिरर के पास है। बी जो है वो मिरर से दूर है, तो इमेज में भी वो दूर है। तो यही पॉइंट यहां पर बताना चाह रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट का जो पार्ट मिरर के या वाटर की लेयर के पास होता है, वो इमेज में भी उतना ही पास हमको दिखाई देता है, ठीक है। तो ये चीज एक बहुत यहां पर ध्यान रखने वाली है। सेकेंड पॉइंट है कि अगर किसी इमेज में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री हो, लाइन ऑफ सिमेट्री आपको पता है, लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब जो किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी अल्फाबेट को, किसी भी चीज को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, उसे हम कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। तो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री का क्या मतलब है? जैसे कि मान लो एक ट्राइंगल है, ठीक है, यहां पर एक ट्राइंगल है। अगर इसमें मैं एक वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री डाल दूं इस तरह से, ठीक है, वर्टिकल लाइन है, इस तरह से डाल दूं तो ये दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, दो इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड हो जाएगा। तो अगर कोई इमेज है जिसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो वो मिरर इमेज में सेम ही दिखता है। यहां पर अगर कोई मिरर है तो वो ट्राइंगल जो है वो ट्राइंगल ही दिखाई देगा। अगर आप उसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री डाल सकते हो तो ट्राइंगल जो है वो ट्राइंगल ही दिखाई देगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि ओ है, अल्फाबेट ओ है, जब आप इसको टू पार्ट्स बीच में लाइन ऑफ सिमेट्री डालोगे तो ये टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो ये मिरर में भी ऐसे ही दिखाई देगा, ठीक है। ये बात हम कर रहे हैं सिर्फ मिरर इमेज के लिए। जो ये लाइन वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री वाला कंसेप्ट है, ये है हमारा सिर्फ मिरर इमेज के लिए, नॉट फॉर वाटर इमेज। वाटर इमेज के लिए इसका जस्ट अपोजिट है। उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? उसके लिए आपके पास होना चाहिए हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर किसी इमेज में हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है तो वाटर में उसकी इमेज एज इट इज रहती है, जैसे कि है अल्फाबेट बी, ठीक है। अल्फाबेट बी में अगर आप हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रॉ करोगे, लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करोगे, तो ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट दोनों बिल्कुल सेम दिखाई देते हैं। तो जब आप इसकी वाटर इमेज देखोगे तो वाटर इमेज भी बिल्कुल आपको सेम दिखाई देगी, ठीक है। ये उल्टा नहीं होगा, बी उल्टा नहीं होगा। बी को आप इस तरह से नहीं बना सकते, बिकॉज इसकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है वो इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इसीलिए ये पॉइंट्स बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मिरर इमेज और वाटर इमेज के क्वेश्चन सॉल्व करते समय। तो प्लीज आप इनको कहीं अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो में इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लेकर भी आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कि कुछ अल्फाबेट ऐसे होते हैं जिनकी इमेज वाटर में और मिरर में दोनों में सेम रहती है, हमेशा वो चेंज नहीं होती। और ऐसे सिर्फ 4 ही अल्फाबेट होते हैं। कौन कौन से? H, I, O और X। ये जो 4 अल्फाबेट्स हैं, ये आप चाहे वाटर में देख लो, चाहे आप मिरर में देख लो, ये सेम रहेंगे। क्यों? क्योंकि H में आप हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी डाल सकते हो, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री भी डाल सकते हो, और हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी डाल के इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। सिमिलरली I है, ठीक है, I को आप वर्टिकली भी डिवाइड कर सकते हो 2 पार्ट्स में, और हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हो। O को भी कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह आप X को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। तो ये जो चारों अल्फाबेट हैं,
ये चारों कभी भी उल्टे नहीं दिखाई देते, ये एज इट इज ही दिखाई देते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ अल्फाबेट्स ऐसे हैं जो वाटर में सेम रहते हैं क्योंकि उनमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है। कौन कौन से अल्फाबेट्स हैं जिनमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री? एक तो बी है, अभी अभी मैंने आपको बी का एग्जांपल दिया है, ठीक है। फिर सी है, सी को भी आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू, डी को कर सकते हो, ई को कर सकते हो और के को कर सकते हो। तो इनकी जो वाटर में इमेज है वो उल्टी नहीं होगी, वो एज इट इज ही रहेगी, जैसे दिखते हैं वैसे ही वो वाटर में दिखेंगे। इसके साथ कुछ अल्फाबेट ऐसे भी हैं जो मिरर में सेम दिखाई देते हैं क्योंकि उनमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है। कौन कौन से हैं वो? ए, एम, टी, यू, वी, डब्ल्यू एंड वाई, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रख सकते हो या फिर आप इजीली इनको सोच भी सकते हो। जब आप किसी अल्फाबेट को देखते हो तो आपको देखना है कि वो वाटर में देखना है कि मिरर में देखना है। अगर मिरर में या वाटर में आपको पता चल रहा है कि इसमें हमको देखना है तो फिर आप देखोगे उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकती है या नहीं। तो इस तरह से भी आप चीजों को याद रख सकते हो। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम करते हैं इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन को सॉल्व, जिससे आपको ये सारे कंसेप्ट होंगे एकदम क्रिस्टल क्लियर। एक क्वेश्चन मैंने लिया है वाटर इमेज का। यहां पर एक वर्ड आपको दिया हुआ है न्यूक्लियर, ठीक है। एक वर्ड आपको दिया हुआ है न्यूक्लियर और इसकी आपको वाटर में इमेज बताना है कि कैसा दिखेगा, ठीक। वाटर में इमेज बताना है कि कैसा दिखेगा। अब देखो वाटर इमेज में लेफ्ट और राइट चेंज नहीं होता है, तो ऐसा नहीं है कि ये एन जो है वो लास्ट में चला जाएगा, तो ये नहीं होगा। एन की इमेज जस्ट यही इसके नीचे ही बनेगी, लेकिन कैसे बनेगी? उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड, ठीक है। यू जो है वो भी हमारा उल्टा बनेगा, ठीक। सी एज इट इज रहेगा क्योंकि सी में हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री काम करती है, ठीक है, तो सी एज इट इज रहेगा। एल भी हमारा बनेगा उल्टा। ई भी एज इट इज रहेगा क्योंकि इसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री काम करती है। ए भी हमारा उल्टा में दिखाई देगा हमको वाटर में, एंड आर भी हमको उल्टा ही दिखाई देगा। सो दिस इज द इमेज ऑफ वर्ड न्यूक्लियर इन द वाटर। अब ये इमेज कहां पर है? देखो ये इमेज है हमारी ऑप्शन 2 में। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से अगर देखो, अगर मैं आपको पहले कंसेप्ट नहीं बताती और सीधा क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हम, तो आप ये समझ पाते, है ना। इसीलिए कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट अगर आपको क्लियर होंगे तो आप किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हो, ठीक। तो चलो अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन मिरर इमेज से। मिरर इमेज का क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द आंसर फिगर इज एग्जैक्टली द मिरर इमेज ऑफ द गिवन क्वेश्चन। अब देखो यहां पर जो फिगर दिया हुआ है हमको इस तरह से स्क्वायर के अंदर स्क्वायर बना हुआ है, तो इसका जब आप मिरर इमेज बनाओगे तो बाहर वाला स्क्वायर और इसके अंदर वाला स्क्वायर ये दोनों तो चेंज नहीं होंगे, ठीक है, ये तो एज इट इज ही दिखाई देंगे। चेंज क्या होगा? चेंज होगा हमारा लेफ्ट साइड एंड राइट साइड वाला पार्ट। अब देखो एक पॉइंट मैंने आपको बताया था कि जो पार्ट इमेज का बहुत क्लोज होता है मिरर के या वाटर के, वो पार्ट इमेज में भी उतना ही क्लोज होता है। तो ये जो ब्लैक पार्ट सबसे क्लोज है ये यहां पर भी उतना ही क्लोज आएगा, ठीक है, ये पार्ट यहां पर आ जाएगा। उसके बाद ये है, ये भी मिरर के पास है, तो ये आ जाएगा यहां पर और इसके पास बन जाएगा एक और स्क्वायर। और ये जो है ये है मिरर से थोड़ा दूर, तो ये बनेगा यहां पर पीछे, ठीक है। सो दिस इज द मिरर इमेज ऑफ दिस क्वेश्चन और ये इमेज है हमारे पास ऑप्शन 3 में। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो जितने भी यहां पर मैंने कंसेप्ट बताया, अगर उसमें कोई भी डाउट है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लो अभी, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आने ही वाले हैं। मैथ ओलंपियाड बिल्कुल पास है, आने ही वाला है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपको। नेक्स्ट पार्ट है हमारा सिटिंग अरेंजमेंट या फिर ऑर्डर रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। अब सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस देखने के लिए हमको क्या जानना जरूरी है? सबसे पहले हमको जानना जरूरी है डायरेक्शंस, ठीक है। डायरेक्शंस तो सबको पता है, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इस तरफ होता है वेस्ट और इस तरफ होता है हमारा ईस्ट, ठीक है। तो मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो नॉर्थ फेसिंग या साउथ फेसिंग पर ही डिपेंड होते हैं, ठीक है, उस पर ही बेस्ड होते हैं। वेस्ट और ईस्ट के क्वेश्चन नहीं होते या फिर बहुत ही कम होते हैं, ठीक। तो देखो जब आप नॉर्थ की तरफ फेस करके
नॉर्थ की तरफ फेस करके जब आप बैठोगे या फिर कोई भी चीज रखी रहेगी नॉर्थ की तरफ, आप खुद को इमेजिन करो, यहां पर आप खुद को इमेजिन करो कि आप यहां पर खड़े हो, नॉर्थ की तरफ देख रहे हो, ठीक है। तो आपका राइट हैंड साइड क्या होगा, ये आपका राइट हैंड होगा, ठीक है, और इस तरफ आपका लेफ्ट हैंड होगा, इजंट इट? इस तरह का होता है, ठीक है। इसके जस्ट अपोजिट अगर आप साउथ की तरफ देख रहे हो, ठीक है, साउथ की तरफ अगर आप देख रहे हो, तब आपका राइट हैंड कहां होगा, तब आपका ये वाला होगा राइट, और इस तरफ होगा लेफ्ट। बस इतनी सी चीज आपको याद रखनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। और इसके अलावा बाकी कुछ भी याद रखने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। नॉर्थ में राइट किस तरफ होता है, आपके राइट की तरफ होता है, और लेफ्ट आपके लेफ्ट की तरफ होता है। और अगर कोई साउथ की डायरेक्शन में बैठा है, की तरफ मुंह करके बैठा है, साउथ की तरफ मुंह करके बैठा है, तो आपका जो लेफ्ट है वो उसका राइट है, और आपका जो राइट है वो उसका लेफ्ट है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं कि इतने लोग बैठे हैं, 5 लोग एक लाइन में बैठे हैं, नॉर्थ की तरफ मुंह करके बैठे हैं, तो ये इसके पास है और ये इसके लेफ्ट से कौन से नंबर पे है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, हम करेंगे भी अभी आगे नेक्स्ट स्लाइड में, हम करेंगे भी इस तरह के क्वेश्चन। तो उसके लिए ये कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखो, ये तो बात हो गई नॉर्थ साउथ की। अब अगर कोई बैठा है सर्कुलर पाथ में, सर्कल में बैठे हैं अगर लोग, ठीक है, कुछ लोग हैं जो सर्कल में बैठे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि उनका नॉर्थ साउथ क्या है, ठीक है। अब जो इस तरफ बंदा बैठा है वो डेफिनेटली इस तरफ देख रहा होगा, अगर वो अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। अब इसमें भी कई सारी चीजें होती हैं कि जो लोग इधर बैठे हैं वो अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं या बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको अपने आप को इमेजिन करो, हमेशा अपने आप को इमेजिन करो कि आप उस सर्कल में बैठे हो, उस तरफ मुंह करके बैठे हो, तो आपका लेफ्ट किधर होगा, राइट किधर होगा, ठीक। तो अगर ये लोग अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, तो ये जो बंदा है इसका राइट हो इस तरफ और इसका लेफ्ट होगा इस तरफ। ऐसे ही जो इसके बाजू वाला है, जो बाजू वाला है वो इस तरफ देखेगा, तो इसका राइट होगा इस तरफ और लेफ्ट होगा इस तरफ, ठीक है। ये जो है ये नीचे की तरफ यानी साउथ की तरफ देख रहा है, तो इसका राइट किधर होगा, इधर होगा, और इसका लेफ्ट इधर होगा। सिमिलरली इसका लेफ्ट इधर होगा और इसका राइट इधर होगा, क्योंकि ये इस तरफ को देख रहा है, ठीक है। अपने आप को इमेजिन करो कि हम वहां पर हैं, ठीक है, तो बहुत इजी हो जाएगा। तो आप किसी भी तरह के ऑर्डर रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हो। अच्छा, यहां पर एक पॉइंट नोट करने वाली ये है बात कि अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कि वो नॉर्थ में, साउथ में, अंदर बाहर किस तरफ मुंह करके बैठे, तो आप हमेशा जिस तरफ आप हो उस तरफ ही उसको मानोगे। आप हमेशा नॉर्थ की तरफ ही, क्वेश्चन में आप ये अज्यूम करोगे कि वो सब नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि उससे क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। उससे क्या होगा कि हमारा जो राइट है वो क्वेश्चन का राइट रहेगा, हमारा जो लेफ्ट है वो क्वेश्चन का लेफ्ट रहेगा। तो जब भी क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं है डायरेक्शन, तो उसको नॉर्थ ही हम मानकर चलेंगे, ठीक है। तो चलो अब हम सॉल्व करते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चंस। सो सिटिंग अरेंजमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन है, 5 फ्रेंड्स आर सीइंग अ मूवी टुगेदर, एक्स इज सिटिंग नेक्स्ट टू वाई। एक्स जो है वो वाई के नेक्स्ट में बैठा है, लेकिन कहां बैठा है, राइट में बैठा है कि लेफ्ट में बैठा है, ये हमको अभी क्लियर नहीं है। तो हम क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। पी इज सिटिंग नेक्स्ट टू क्यू, ठीक है, पी जो है वो क्यू के नेक्स्ट में बैठा है। Q is not with R who is on the left end। अब बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट पर R बैठा है, उसके बाद कोई और नहीं है। लेफ्ट यानी कौन सा, जो हमारा लेफ्ट है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि अगर क्वेश्चन में नॉर्थ साउथ कोई डायरेक्शन नहीं दी हुई है कि वो किस तरफ मुंह करके बैठे हैं, तो हम हमेशा एज्यूम करो जो हमारा नॉर्थ है, जिस तरफ हम मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाता है। तो एक्सट्रीम लेफ्ट का मतलब है अब इस तरफ पे कोई और नहीं आएगा, ठीक है। अब इधर पे कोई और मेंबर नहीं आएगा, अब जो भी मेंबर आएंगे वो राइट साइड में आएंगे, ठीक। P इज सिटिंग 2 सीट्स ऑन द राइट। P जो है वो सेकंड सीट पर बैठा है फ्रॉम द राइट, इस तरफ पे, यानी एक कोई और फ्रेंड है जो इधर राइट एंड पर बैठा है। लेफ्ट एंड पर R है और राइट एंड पर कौन है ये हमें भी पता चल जाएगा। X इज ऑन द राइट साइड ऑफ Y। देखो अब यहाँ पे बता दिया कि X जो है वो Y के राइट में है, क्योंकि Y जो है वो नॉर्थ में फेस करके बैठा है, तो X इधर होगा, Y के राइट हैंड साइड होगा। ये है ना नॉर्थ में जो फेस करके बैठता है, मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड में बताया था ना, नॉर्थ के लिए इस तरफ राइट होता है और इस तरफ लेफ्ट होता है, ठीक है, साउथ के लिए ऑपोजिट।
तो अब x किसके राइट में हो गया, y के भी राइट में हो गया और r के भी राइट में हो गया। ठीक, x एंड p आर सिटिंग टुगेदर, यस दे आर सिटिंग टुगेदर। तो लास्ट में कौन बैठा, मतलब लास्ट में बैठा हमारा q। सो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑल द फ्रेंड्स, तो सारे फ्रेंड्स की पोजीशन क्या है, सबसे पहले r, y, x, p and q, this is the position in this sequence all the 5 friends are sitting। okay, तो इस तरह से हम इस जो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस हैं डायरेक्शन के हिसाब से उनको हम सॉल्व करते हैं। तो काउंटिंग फिगर्स में सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर ट्रायंगल्स को काउंट करने वाले क्वेश्चंस आते हैं तो वो हम कैसे करते हैं। अब इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। देखो टाइप 1 तो ये है बिल्कुल इजी, ठीक है, इसमें इस तरह के बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें आप देखकर बता सकते हो कि कितने ट्रायंगल है। जैसे यहाँ पर सिंगल है तो ये 1 है, यहाँ पर कितने हैं, एक तो ये 1 है, ये 2 है और ये एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल है। तो यहाँ पर टोटल कितने हैं, 3 ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, अब ये तो है छोटे छोटे, तो आप इनको इजीली गिन सकते हो, लेकिन जब ये इस तरह के क्वेश्चन हो जाते हैं तब आपके लिए गिनना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है और वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम गिनेंगे इसके पार्ट्स, ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है तो बस इन तीनों को ऐड कर दो, 1 2 3 3 प्लस 2 5 5 प्लस 1 6। तो इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं, 6। सिमिलरली लास्ट वाले में देखो 1 2 3 और 4 पार्ट्स में डिवाइड है तो बस सबको ऐड कर दो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। जितने पार्ट्स में डिवाइड है बस उतने में हमको उसको आपस में ऐड कर देना है। 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10। तो इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं, टोटल ट्रायंगल्स हैं 10। आप चाहे तो काउंट करके देख लो। तो इस तरह के अगर जो फिगर आएंगे जिसमें वर्टिकल लाइंस रहेंगी, वर्टिकल लाइंस में ट्रायंगल डिवाइड रहेगा, तो आप उसके पार्ट्स गिन लोगे कि कितने पार्ट्स में डिवाइड है, तो उस हिसाब से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, अब ये तो बात हो गई कि ये वर्टिकल लाइंस में डिवाइड है, पर अगर क्वेश्चन में कुछ इस तरह से आ जाए कि हॉरिजॉन्टल लाइंस में ट्रायंगल आपका डिवाइड हो, तब आप कैसे करोगे सॉल्व, तब आप कैसे करोगे, तब भी आप इसकी जो ये बेस लाइन है, बेस लाइन यानी एक ये 2 और ये 3 बेस लाइंस, इनको आप काउंट कर लोगे 1 2 एंड 3 बेस लाइंस है यहाँ पर। ठीक है, 3 बेस लाइन है। अब आपको इनको ऐड नहीं करना है, बस जितनी बेस लाइन है उतने ही ट्रायंगल यहाँ पे बनेंगे। यानी कि इस वाले फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है 3, क्योंकि इसमें 3 बेस लाइंस है। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई और ट्रायंगल मैं बनाऊं, कोई और ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें आपके अलग अलग बेस लाइन, तो यहां पर आपको काउंट करना है कितनी बेस लाइन है, 1 2 3 4 एंड 5। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इसमें कितने होंगे, 5। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, आप चाहो तो अलग अलग से इनको काउंट करके भी देख सकते हो, आंसर यही आएगा। ठीक है, तो ये तो है हमारे टाइप 1 ट्रायंगल्स, ये है हमारे टाइप 1, लेकिन इसमें और भी तरह के फिगर्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी हम यहां पर आज देखेंगे सॉल्व करके। ओके, सो टाइप 2 ट्रायंगल्स आर, कुछ इस तरह से आएंगे जिसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों लाइंस रहेंगी। ये है हमारे टाइप 2 ट्रायंगल्स। ठीक है, टाइप 2 ट्रायंगल्स हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये तो बहुत बड़ा फिगर है, पहले मैं आपको एक छोटे फिगर से बना के दिखाती हूँ। देखो यहाँ पर एक हमने फिगर बना लिया जिसमें सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन लेते हैं हम फिलहाल समझने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम ये बड़ा वाला भी सॉल्व करेंगे। ठीक, अब देखो इसमें हमको क्या गिन लेना है, इसमें हमको गिन लेना है हमारे बेस लाइन्स। जैसे यहाँ पर थे 1 2, ठीक है, हमने जब हॉरिजॉन्टल लाइन में डिवाइड किया था क्या था, 1 2, 1 और 2 को ऐड कितना हुआ, 3। यहाँ ऊपर वाली बेस लाइन में कितने हैं, 1 2, इन दोनों को ऐड किया कितना हुआ, 3। अब आपस में इन दोनों को ऐड कर दो, 3 प्लस 3 6, बन गए 6 ट्रायंगल्स हो गए। यहाँ पे देखो 1 2 3, 3 तो इसमें ही हो गए क्योंकि ऐसा वाला तो हम पहले ही देख चुके। ये ऊपर जो इतना बना हुआ है हिस्सा, इसमें तो 3 ट्रायंगल हम पहले ही देख चुके आगे वाले क्वेश्चंस में। ठीक, अभी ये जो नीचे वाला था पार्ट, उसको मिलाकर 3 और बने, तो टोटल कितने हो गए, 6। तो इसी तरह से हम इस क्वेश्चन में भी करेंगे। देखो इसमें 1 2 3 4 5, कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 5 15। तो नीचे वाली लाइन में है 15, ऊपर 1 2 3 4 5, ऊपर भी 5 है, सो दिस इज 15।
अगेन 1 2 3 4 5, सो दिस इज ऑल्सो 15। ठीक है, अब 15 15 15 हम काउंट कर लेंगे, पूरा ऐड कर लेंगे तो कितने हो जाएंगे 45। तो इस वाले फिगर में कितने ट्राइंगल्स हैं 45 ट्राइंगल्स। ओके, तो इजी है निकालना, निकाल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन हो, वर्टिकल लाइंस में डिवाइड हो या इस तरह से डिवाइड हो, इजी है। एटलीस्ट काउंट करने से तो इजी है, जैसे आप एक 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 करके ट्राइंगल को काउंट करोगे तो पूरा टाइम निकल जाएगा आपका और आप एक ही क्वेश्चन करते रह जाओगे। तो इस तरह से ट्राइंगल्स के क्वेश्चंस को, किस तरह से काउंटिंग फिगर्स के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप अच्छे से नोट कर लो कहीं पर, वीडियो को पॉज करके एक बार और थोड़ा सा रिवाइंड करके समझ लो अगर आपको समझ में नहीं आया है तो, और फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। ठीक, अब हम बढ़ते हैं टाइप 3 ट्राइंगल्स की तरफ। ओके, सो टाइप 3 ट्राइंगल्स में आ सकते हैं कुछ इस तरह के ट्राइंगल्स। आपने देखा होगा ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल, उसके भी अंदर ट्राइंगल, तो काफी सारे ट्राइंगल्स यहाँ बना के हमको कंफ्यूज करेंगे। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले फर्स्ट फिगर को देखो। फर्स्ट फिगर में क्या है, फर्स्ट फिगर में एक ट्राइंगल है, उसके अंदर एक और ट्राइंगल बना हुआ है। ठीक, तो जब आप इसको इस तरह से अलग अलग काउंट करोगे तो क्लियर है काउंट करना, 1 2 3 4, और ये के बड़ा वाला जो बाहर वाला ट्राइंगल है ये 5। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इसमें कितने हैं 5। ठीक है, 5 ट्राइंगल्स हैं। अगर किसी ट्राइंगल के अंदर एक ट्राइंगल बना हुआ है तो उस ट्राइंगल को बनाने से 4 ट्राइंगल्स अंदर बनते हैं और एक ट्राइंगल आपका जो आउटर वाला है वो तो रहेगा ही। ठीक, अब देखो ये सेकंड वाले पार्ट में देखो, सेकंड वाले पार्ट में आप थोड़ी देर के लिए बाहर वाला पार्ट भूल जाओ, हम ध्यान रखेंगे सिर्फ ये अंदर वाला, सिर्फ ये अंदर वाला। देखो एक ट्राइंगल है और उसके अंदर एक और ट्राइंगल है। ठीक है, तो ये इस तरह का क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन जैसा हो गया, यानी कि 5 तो यही हो गए, 5 तो यही हो गए। उसके बाद ये बाहर वाला ट्राइंगल के साथ भी और 3 ट्राइंगल है। ठीक है, बाहर वाले ट्राइंगल के साथ और 3 ट्राइंगल है, तो कितने हो गए 5 + 4 9 हो गए। एक बाहर वाला और 3 पार्ट, ये 1 2 3। ठीक है, तो 4 हो गए, 5 अंदर के और 4 ये बाहर के, तो कितने हो गए 9 हो गए। ठीक, लेकिन इसको करने का एक सिंपल सा तरीका ये है कि जब भी आपका ऐसे ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल आता है तो एक ट्राइंगल की, एक जो ट्राइंगल है उसकी वैल्यू आप 4 मानते हो, 4 ट्राइंगल्स के बराबर। ठीक है, 4 ट्राइंगल्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस वाले लास्ट वाले फिगर में देखो, एक ये अंदर वाला ट्राइंगल तो मैंने मान लिया 4 ट्राइंगल्स के बराबर है। फिर उसके बाद ये वाला ट्राइंगल, सेकेंड ट्राइंगल, वो भी 4 ट्राइंगल्स के बराबर है। फिर उसके बाद ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, थर्ड वाला, ये भी 4 ट्राइंगल्स के बराबर है। ठीक है, 4 ट्राइंगल्स के बराबर हो गया। और सबसे बाद में ये बाहर वाला आउटर वाला ट्राइंगल, 1 ट्राइंगल बाहर। ठीक है, एक आउटर ट्राइंगल, उसको हमने 1 मान लिया। इनको ऐड कर दो, 4 + 4 + 4 16 और 12 + 1 13। ठीक है, तो हमारे पास कितने ट्राइंगल्स हो गए इस लास्ट वाले में 13। ठीक है, क्लियर है, ये कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल रहेंगे तो हर एक ट्राइंगल को आप 4 ट्राइंगल्स मानोगे और जो बाहर वाला आउटर ट्राइंगल है उसको 1 उसमें ऐड कर दोगे, जो भी होगा। ठीक, तो अब हम चलते हैं, एक और तरह के ट्राइंगल्स के क्वेश्चंस आते हैं, उनको भी अभी हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो एग्जाम में आपने और एक और तरह के क्वेश्चंस भी देखे होंगे जो दिखते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखो ये वाला जो शुरू के 2 फिगर हैं इनको तो आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि जो सबसे फर्स्ट फिगर है ये तो एक सिंगल ट्राइंगल है, तो ये तो आप देखकर ही बता सकते हो। ठीक है, ये वाला फिगर जो अभी हमने रिसेंटली किया, तो इसमें कितने हैं, एक ट्राइंगल अंदर बन रहा है तो 4 और एक बाहर वाला, तो ये हो गए 5 ट्राइंगल। लेकिन जब इस तरह से आए फिगर, ये तीनों फॉर्म के, तब हम कैसे सॉल्व करते हैं वो अभी हम यहाँ पर देखेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जो नीचे बेस पे बन रहे हैं उन्हें हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3, और इस तरफ भी है 1 2 3। अच्छा, ये जो मैं बता रही हूँ रूल, वो सिर्फ 3/3 या 4/4 या 5/5 यानी सिमेट्रिक ट्राइंगल्स के लिए ही एप्लीकेबल है। ठीक है, नॉन सिमेट्रिक के लिए एप्लीकेबल वो नहीं होंगे। तो लाइंस जो है नीचे
रोज की और कॉलम्स की सेम होनी चाहिए, ठीक। तो ये हो गए 1 2 3 1 2 3। तो अब हम कैसे लिख लेंगे इसको, देखो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर 1 2 3। अब हमको करना क्या है, 1 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ 1 लिख लेना है, ठीक है। अब हमको करना है 1 का 2 में ऐड, क्या करना है, ऐड करना है। तो ये कितना हो जाएगा 1 + 2 3। अब 3 को हमको ऐड करना है 3 में, तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। अब इन सबको आपस में ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब जो आपको ध्यान रखने वाली चीज ये है कि आपको जो ये लास्ट नंबर है इसको छोड़ देना है और इसके ऊपर वाले नंबर को ले लेना है, फिर जो इसके ऊपर वाला है उसको छोड़ देना है और उसके ऊपर वाले नंबर को ले लेना है। तो इस तरह से आपको सीक्वेंस फॉलो करना है और जिस नंबर को आप लोगे उसको ऐड करते जाना है। तो 10 + 3 कितने हो गए 13। तो इस वाले ट्राइंगल में, ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स है 13, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है बीच का फिगर, इसको सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में अभी कि कितना है ये ट्राइंगल। ये लास्ट वाला मैं आपके लिए सॉल्व करती हूँ, ठीक। तो ये 1 2 3 4 5 यहां पर है, 1 2 3 4 5 यहां पर है, यानी कि ये सिमेट्रिक है, ठीक है। सिमेट्रिक है तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर्स लिख लेंगे, 1 के साथ 1 ही रहेगा मल्टीप्लाई में। फिर ये 2 में ऐड होगा तो ये हो जाएगा 3, 3 में ऐड होगा तो ये हो जाएगा 6, 6 4 में ऐड होगा तो ये हो जाएगा 10 और 10 5 में ऐड होगा तो ये हो जाएगा 15। अब इन सबको हम आपस में ऐड कर लेंगे, ठीक है। 6 + 3 9 + 1 10, 10 + 10 20, 20 + 15 is 35। ओके, 35 हो गया। अब मैंने कहा था लास्ट वाला हमको छोड़ देना है, उसके ऊपर वाला ले लेना है, फिर ये वाला छोड़ देना है, फिर उसके ऊपर वाला ले लेना है, फिर ये वाला छोड़ देना है। तो हमने क्या क्या लिया, 10 को लिया और 3 को लिया। 10 + 3 is 13। तो इसको हम 13 को इधर ऐड कर देंगे, कितना हो गया 5 + 3 8, 3 + 1 48। सो इस वाले ट्राइंगल में कितने हैं ट्राइंगल्स, 48 ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। बहुत आसान है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस से इजीली ये आपको बन जाएंगे क्वेश्चंस, और इस तरह के क्वेश्चंस जरूर आते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो इनकी प्रैक्टिस आपको कर लेनी है। काउंटिंग फिगर का नेक्स्ट पार्ट है हमारा स्क्वायर्स। बहुत ही आसान है स्क्वायर, लेकिन उसके लिए भी जरूरी है कि पहली कंडीशन कि हमारा जो स्क्वायर है वो सिमेट्रिक हो, ठीक है। फर्स्ट वाला जो मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है, दिस इज सिमेट्रिक स्क्वायर। सिमेट्रिक कैसे हो गया, 1 2 3 4 यहाँ पर है और 1 2 3 4 यहाँ पर भी है, देखो, ठीक है। रो इक्वल्स टू कॉलम, रो के बराबर कॉलम हो जाएगा तो हमारा सिमेट्रिक हो जाता है स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सबका स्क्वायर कर देना है बस। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर। कितना हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16। जब आप इन सबको ऐड करोगे सो यू विल गेट 30, ठीक है। 16 + 4 20 + 1 21 एंड 9 30। 30 स्क्वायर्स हैं यहाँ पर इस फिगर में, ठीक है। तो बहुत आसान है, सिमेट्रिक स्क्वायर है तो बस उनके जितने भी नंबर ऑफ स्क्वायर्स है, जितने भी सिमेट्री है, 4x4 की सिमेट्री है तो 1 2 3 4 को स्क्वायर करके ऐड कर दो। 5x5 की है तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो बस उतने ही स्क्वायर आपके हो जाते हैं। तो ये तो हो गया सिमेट्रिक। अब अगर मान लो कोई स्क्वायर, कोई फिगर ऐसा है जो नॉन सिमेट्रिक है, नॉन सिमेट्रिक मतलब उसमें बराबर लाइंस और कॉलम्स की जो संख्या है वो बराबर नहीं है, तो कैसे हम करेंगे, देखो यहां पर मैंने बना दिया 3 हो गया। देखो यहां पर है 1 2 3 4 और यहां पर है 1 2 3, राइट। तो 1 2 3 4 1 2 3, तो ये रो इक्वल्स टू कॉलम नहीं है। तो जब रो इक्वल्स टू कॉलम नहीं है तब हम क्या करते हैं, जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स का बड़ा नंबर है उनको आपस में हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, यानी 4 × 3 = 12, ठीक है। 4 × 3 = 12। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, 2 × 3 = 6, ठीक है। फिर लास्ट में जो बचेंगे 1 × 2, 1 × 2 = 2, ठीक है। अब हम इनको ऐड कर लेंगे, 6 + 2 8, 8 + 12 is 20।
तो इसमें हमारे कितने स्क्वायर्स हुए? 20 स्क्वायर हुए इस फिगर में और 30 स्क्वायर हुए हमारे ऊपर वाले फिगर में। तो क्लियर है? तो ये स्क्वायर का एक पैटर्न था। एक पैटर्न का जो क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पर और लिया है, तो उसे भी हम यहाँ पर सॉल्व करके देखेंगे। ओके, सो दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि आता है हमेशा एग्जाम में, काफी कॉमन है, पूछा जाता है। तो इसमें हमको स्क्वायर्स की संख्या निकालनी है कि स्क्वायर कितने हैं। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे? देखो, अगर आपके पास ये फिगर सिर्फ इतना हो, ये फिगर अगर आपके पास इतना है कि सिर्फ एक स्क्वायर है, उसके अंदर इस तरह से क्रॉस बना हुआ है, तो ये कितने होंगे? 1 2 3 4 और ये बाहर वाला जो स्क्वायर है ये मिलाकर 5। सो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे इसमें? 5। ठीक है, जैसे कि हमने ट्राइंगल में किया था कि एक ट्राइंगल जो ट्राइंगल के अंदर बन रहा था उसको हमने वैल्यू ली थी 4 ट्राइंगल्स के बराबर। तो जब भी इस तरह का फिगर आए उसमें आपको ऐसा दिखे कि स्क्वायर के अंदर क्रॉस करके 4 स्क्वायर डिवाइड हो रहे हैं, तो हम उसको पूरे को मान लेंगे 5। ठीक है, तो ये जो अंदर वाला एक फिगर है क्रॉस वाला, इसके बराबर है 5। ठीक है, उसके बाद ये वाला है, इसके भी 5, और उसके बाद ये बड़ा वाला है, उसके भी 5। ठीक है, सबके 5 ट्राइंगल्स हो गए, सबके 5 ट्राइंगल्स हो गए। अब हम इनको ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो गया हमारे पास? 5 + 5 + 5 इज 15। सो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं इसमें? 15 स्क्वायर्स, क्योंकि एक जो इस तरह का पार्ट है उसको हमने माना है 5 स्क्वायर्स के बराबर। ठीक है, क्लियर है एकदम? नेक्स्ट हमारा काउंटिंग फिगर है क्यूब्स। अब क्यूब्स में देखो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह से क्यूब्स जमे हुए रहते हैं, आपको काउंट करके बताने होते हैं। बहुत कॉमन है इस तरह के क्वेश्चंस किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो क्या हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, जब आप इनको काउंट करना स्टार्ट करोगे तो आप क्या करोगे? ऐसे काउंट कर लोगे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आप आंसर लिख दोगे 6, जो कि बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो ये जो आगे आपको दिख रहे हैं 3 क्यूब्स, ये जो आगे आपको 3 क्यूब्स दिख रहे हैं, इनके पीछे भी तो क्यूब्स हैं जिनके ऊपर ये रखे हुए हैं। ठीक है, तो आपको सोचना है कि इनके ऊपर भी क्यूब्स रखे हुए हैं। ठीक है, तो अब हमको इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं क्यूब वाले, इनमें भी हमको जो क्यूब के बेस हैं वो काउंट कर लेना है। देखो यहाँ पर कितना है? 1 2 एंड 3। बेस में 3 क्यूब्स हैं, तो इनको हम कैसे लिख लेंगे? 1 2 3, और फिर इसका लिख देंगे हम बैकवर्ड काउंटिंग 3 2 1। इनको कर दो आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, 3 1 = 3, 2 2 = 4, 3 1 = 3, और आपस में इनको कर दो ऐड। 3 + 3 + 6 + 4 10। सो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स इसमें है 10। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स है इसमें 10। एक और फिगर देख लेते हैं हम। ये देखो, एक और फिगर मैंने यहां पर ले लिया है। इसमें भी हम क्या करेंगे? बेस काउंट कर लेंगे 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 4 का बेस हो गया है। अब हम लिख लेंगे 1 2 3 4 है नीचे बेस में, बैकवर्ड काउंटिंग लिख लेंगे 4 3 2 1। मल्टीप्लाई कर देंगे इनको, 4 1 = 4, 3 2 = 6, 3 2 = 6, 4 1 = 4, 6 + 4 10, 6 + 4 10, 10 + 10 20। सो क्यूब्स कितने हैं इसमें? अब 20 क्यूब्स हैं। तो इजी है, लेकिन ये है इसी तरह के जो जमे हुए क्यूब्स होते हैं, सिर्फ उन्हीं पे अप्लाई होता है, जिसमें इधर 1 2 3 4 और इसके ऊपर 4 3 2 1। जैसे अगर इस तरह से जमी हुई सिमेट्री है आपकी, तो आप उसमें ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, या फिर कुछ डिफरेंट तरह के क्यूब्स भी आते हैं। चलो हम उन क्वेश्चंस को भी देखते हैं। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया है कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आ गया है, तो आप क्यूब को कैसे काउंट करोगे? ठीक, तो देखो इसमें भी मैं आपको एक बता देती हूँ। अगर कुछ ऐसा स्टेयर्स जैसा जमा हुआ आपके पास क्यूब का स्ट्रक्चर आया है, तो इसमें आप यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स गिन लोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ठीक है, और आप फ्रंट में इसके बेस गिन लोगे 1 2 3 4 5। कितने हैं? कॉलम में है 15 और इस साइड रो में है 5। बस आपको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। 15 × 5 = 75। सो 75 क्यूब्स हैं इस वाले सीक्वेंस में, इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है,
तो था ना कितना आसान। मतलब हम जब क्वेश्चन करने बैठते हैं तब हमें देखकर ही लगता है कि ओफ ये तो बहुत ही मुश्किल है, अब हम इसको कैसे कर पाएंगे, बट ये उतना भी मुश्किल नहीं होता है, काफी आसान होता है। लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें मिक्स्ड होता है, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर होगा या इसके बाजू में ही आपको बिल्कुल जोड़ के रख देंगे, वो 3-2-1 वाला स्ट्रक्चर होगा, पूरा एक जैसा आपको दिखेगा, तो तब आपको कहीं कहीं काउंट करना पड़ सकता है और कहीं कहीं इस तरह से आप ट्रिक्स को लगाकर भी उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस के आंसर्स। अब रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन करने के लिए हमको क्या है, हमारी जो फैमिली में हमारे आपस में जो रिलेशंस है उनका हमको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, हल्का फुल्का, तभी हम बता सकते हैं। इसमें वीडियो के एंड में मैंने एक पूरा चार्ट दिया हुआ है कि किस रिलेशन को क्या कहते हैं, ताकि इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको आसानी हो। तो वो चार्ट आप एक बार देख सकते हो। ठीक है, अब देखो रिलेशन में क्या होता है कि रिलेशन 3 तरह से होते हैं, या तो कोई हमसे बड़ा होगा, या कोई हमसे छोटा होगा, या तो हमारे सेम एज को होगा। ठीक है, इन तीनों चीजों के अलावा तो कोई चौथी चीज होती नहीं है। ठीक है, कोई एल्डर्स होते हैं, सेम एज के होते हैं, या तो फिर यंगर होते हैं। ठीक, तो जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो बस हम इन्हीं 3 चीजों का ध्यान रखते हैं कि कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है, और कौन बराबर के एज का है। देखो अब बड़े में को हम कैसे डिनोट करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते समय, क्योंकि वो बड़े हैं तो हम उसको बड़े एरो से, ऊपर एरो से डिनोट करेंगे। जो यंगर है उनको हम डाउन एरो से डिनोट करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं समय, फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। और जो सेम एज के हैं उनको हम इक्वल्स टू से डिनोट करेंगे। ठीक है, जो हमारे बराबर के एज के हैं उनको इक्वल्स टू से डिनोट करेंगे। अब बड़ों में कौन आएगा, बड़ों में आएंगे हमारे मदर, फादर, ग्रैंड मदर, ठीक है, ग्रैंडफादर, आंट, अंकल। ठीक है, ये सारे रिलेशन हमारे एल्डर्स में हो जाते हैं। सेम एज में हमारे क्या होते हैं, सेम एज में हमारे होते हैं फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, यानी हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ठीक है, उसके बाद यंगर्स में कौन होते हैं, यंगर्स में हमारे होते हैं जैसे ग्रैंडसन है, ग्रैंडडॉटर है, ठीक, और आपके नीस है, नेफ्यू है। ठीक है, तो इस तरह से आपको रिलेशंस को अलग अलग 3 कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर लिया है। एल्डर्स को हम डिनोट करेंगे अप एरो से, यंगर्स को डाउन एरो से, और सेम एज वालों को इक्वल्स टू से। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को हम डिनोट करेंगे मल्टीप्लीकेशन से, बिकॉज दे आर ऑलवेज टुगेदर। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन के साइन से हम किसको डिनोट करेंगे, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन से। ठीक, उसके बाद एम हम लिखेंगे किसी भी जो भी हमको पता चलेगा, सपोज करो नाम दिया है या अल्फाबेट्स दिए हैं, उनके आगे, उनके नीचे सपोज करो कोई नाम दिया है रीता, तो उसके आगे हम छोटा सा नीचे एफ लगा देंगे, दैट मीन्स मेल है या फीमेल है। ठीक है, वो हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ये हमको ध्यान रखनी है, और फिर हमको क्वेश्चन को आगे बढ़ना है सॉल्व करने के लिए। तो रिलेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपको सिर्फ एज का, उसके जेंडर का और उनके बीच के रिलेशंस का, इन चीजों का ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा आपको सॉल्व करना। तो चलो इस पर बेस्ड है क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ओके, सो इन अ फैमिली देयर आर 6 मेंबर्स, A, B, C, D, E and F. A and B आर मैरिड कपल। अभी देखो मैंने क्या बोला था कि मैरिड कपल को हम मल्टीप्लाई से डिनोट करेंगे। सो A and B आर मैरिड कपल, लेकिन इसमें से कौन मेल है कौन फीमेल है ये हमको अभी नहीं पता। A being द मेल मेंबर, देखो अभी यहाँ खुद ही बोल दिया है कि A जो है वो मेल है और B जो है वो फीमेल है। ठीक है, तो हमने M और F यहाँ पर लिख दिया। D इज द ओनली सन ऑफ C। अब C जो है वो, D जो है वो C का एक बेटा है। ओनली सन का मतलब ओनली चाइल्ड नहीं होता है, ओनली सन का मतलब होता है कि उसकी और सिस्टर्स भी हो सकती हैं, लेकिन बेटा सिर्फ एक ही है। ठीक है, अगर बोला जाएगा ओनली चाइल्ड तो इसका मतलब है कि उनका सिर्फ एक ही बच्चा है, ना कोई भाई है ना कोई बहन है। ठीक है, तो यहां पर बोला है ओनली सन। D इज द ओनली सन ऑफ C हु इज ब्रदर ऑफ A। A का ब्रदर है C, A का ब्रदर है C। अब ब्रदर के रिलेशन को हम इक्वल्स टू से दिखाएंगे, मैंने कहा था ब्रदर, सिस्टर, सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, इनको हम इक्वल्स टू के साइन के, क्योंकि सेम एज के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो A का ब्रदर है C
और सी का बेटा, बेटा क्या हो गया, बाप से छोटा हो गया ना, तो फादर से छोटा हो गया, तो उसको हम डिनोट करेंगे डाउन एरो से, तो ये हो गया डी। ठीक, अब देखो ब्रदर बोला है तो ये भी मेल है और ये भी मेल है, डी। अब आगे क्या बोला है, बी इज डॉटर इन लॉ, सॉरी, ई इज सिस्टर ऑफ डी। देखो अब यहाँ पे ओनली सन बोला था, लेकिन इसकी सिस्टर है, सिस्टर को हम इक्वल्स टू से साइन से डिनोट करेंगे। सिस्टर कौन है, ई, और ये है फीमेल क्योंकि सिस्टर बोला गया है। बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ हुज हस्बैंड हैज डाइड। बी जो है वो एफ की डॉटर इन लॉ है, ये जो बी है ये डाउन एरो में डॉटर इन लॉ है किसकी, एफ की। ठीक है, यानी कि एफ भी फीमेल है, इसका जो हस्बैंड है दैट इज ही इज डाइड, सो हाउ इज ई रिलेटेड टू सी। अब इस ऊपर की जो चीज है इससे हमको अभी कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारा जो रिलेशन है वो यहाँ पे हमको निकालना है, ई से सी का रिलेशन हमको निकालना है। जब डी जो है वो सी का बेटा है, डी जो है वो सी का बेटा है, तो ई सी की क्या हुई, डॉटर हुई, बेटी हुई, क्योंकि डी और ई जो है वो भाई बहन है, वो दोनों सिबलिंग्स हैं। ठीक है, बोला है क्वेश्चन में, तो ई जो है वो सी की डॉटर हुई, तो हमारे पास डॉटर कहाँ है, डॉटर इज इन ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन को जब हम पूरा जमा लेते हैं अच्छे से, हम अपनी लैंग्वेज में अपने हिसाब से क्वेश्चन को लिख लेते हैं, तो बहुत इजी हो जाता है उसको सॉल्व करना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने दिए हुए हैं कुछ रिलेशंस कि उनको हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक चार्ट बना दिया है कि अलग अलग रिलेशंस में हम उनको क्या बोलते हैं। वैसे ये चीज आपकी मम्मा भी आपको बहुत अच्छे तरीके से बता सकती हैं, बहुत बेटर वे में समझा सकती हैं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आपके लिए ठीक रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर ये चार्ट आपके लिए बना दिया है। आप इसे चाहें तो कहीं स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हैं या फिर नोट डाउन भी कर सकते हैं। सो दिस वाज माय वीडियो फॉर द रीजनिंग, मैथ्स रीजनिंग, बहुत इजी लैंग्वेज में, जितना अच्छे से, जितना डिटेल में मैंने समझाने की कोशिश मैं कर सकती थी उतना मैंने किया है। वीडियो काफी लेंथी हो गया है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को आई होप कि समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज हिट द लाइक बटन और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे आने वाले काफी सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसका कोई भी चार्ज नहीं है, सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को साथ में हिट कर दें ताकि नोटिफिकेशन की बेल बज जाए और आपको पता चल जाए कि मेरा नया वीडियो आ चुका है। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू अनदर टॉपिक। टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।